नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। इस डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम के माध्यम से पिछले समय में जो भी प्रमुख खबरें होती हैं उन्हें एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बॉ इको के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक रडार सिग्नेचर है जो तूफानों की रेखा को धनुष के आकार में दर्शाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह शब्द 1970 के दशक में मौसम विज्ञानी टेड फुजीता ने दिया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो हाल ही में दिल्ली में आए तेज़ तूफान में एक महत्वपूर्ण मौसम घटना बो इको खबरों में आई है। यह घटना मौसम रडार पर धनुषाकार पैटर्न के रूप में देखी गई, जो अक्सर गंभीर वायु तूफानों की पहचान होती है। बो इको है क्या? तो बो इको एक रडार सिग्नेचर है जो तूफानों की रेखा को धनुष के आकार में दर्शाता है। यह रेखा, जिसे स्क्वाल लाइन भी कहा जाता है, कभी कभी बड़ी स्क्वाल लाइन का हिस्सा होता है। बो इको की लंबाई 20 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है और यह 3 से 6 घंटे तक सक्रिय रहती है। यह शब्द 1970 के दशक में मौसम विज्ञानी टेड फुजीता ने दिया था। बो इको कैसे बनता है? तो बो इको की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया से होती है। वर्षा से ठंडी हवा जमीन पर गिरती है और फैलती है, जिससे गस्ट फ्रंट बनता है। गस्ट फ्रंट एक मौसमी सीमा होती है जो तब बनती है जब बारिश से ठंडी हवा जमीन की सतह पर नीचे गिरती है और तेज़ी से फैलती है। यह ठंडी हवा गर्म और नमी वाली हवा को ऊपर उठाती है, जिससे नए तूफान बनते हैं। मध्य स्तर की तेज हवा तूफान को आगे बढ़ाती है और इसे धनुषाकार आकार का देती है। इसके दोनों सिरों पर बुक एंड वार्टिसेस बनते हैं जो छोटे बवंडर का कारण बनते हैं। बुक एंड वार्टिसेस तूफानी प्रणाली के दोनों सिरों पर बनने वाले घूमते हुए हवा के चक्र होते हैं। ये छोटे छोटे घूमते हुए क्षेत्र होते हैं जो बो इको के दोनों तरफ बनते हैं। जैसे कि किसी किताब के दोनों सिरों पर बुक एंड होता है, जैसे मोटा कवर। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक नए तूफान बनते रहते हैं, जिससे सिस्टम मजबूत और आगे बढ़ता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में बात करें तो अभी कल के डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में हमने अच्छी तरीके से चर्चा की थी, लेकिन अभी फिर से देख लेते हैं, चूँकि ये बो इको को दर्शाया था। तो आईएमडी की स्थापना 1875 में हुई थी और यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। आईएमडी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। इसका कार्य कृषि, सिंचाई, नौवहन, विमानन, अपतटीय तेल अन्वेषण आदि जैसी मौसम संवेदनशील गतिविधियों के संचालन के लिए मौसम संबंधी अवलोकन करना और वर्तमान एवं पूर्वानुमानित मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक राज्यसभा का सदस्य अपनी अवधि समाप्त होने के बाद पुनः चुना जा सकता है। उपचुनाव में चुने गए सदस्य पूरी 6 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करते हैं। तो यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो चर्चा का कारण है, अभी चुनाव आयोग ने हाल ही में 8 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा की है, जिनमें से 6 तमिलनाडु से और 2 असम से हैं। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित करता है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी 238 सदस्य राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं।
इनमें से 233 सदस्य राज्यों और दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ पर तीनों इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर विधानसभाएँ हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा की सीटें आवंटित करती है। चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है? तो राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों और उस केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत के माध्यम से किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। एक सदस्य जो पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है वह 6 साल की अवधि के लिए कार्य करता है और इस कार्यकाल की समाप्ति पर राज्यसभा की सदस्यता से सेवानिवृत्त हो जाता है। किसी सदस्य के सेवानिवृत्ति के अलावा किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहा जाता है, जो अभी वर्तमान में होना है। उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य केवल उस सदस्य के कार्यकाल के शेष समय तक सदस्य बना रहता है जिसके त्यागपत्र या मृत्यु या 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के कारण रिक्ति हुई थी। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में संशोधन अभी हुआ था और उसे देख लेते हैं। तो विधायकों क्रॉस वोटिंग से रोकने के लिए 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया। अधिनियम की धारा 59 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि राज्यसभा के चुनावों में मतदान खुले मतदान के माध्यम से होगा। राजनीतिक दलों के विधायकों को अपने मतपत्र अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाने होंगे। अधिकृत एजेंट को मतपत्र न दिखाने या किसी और को न दिखाने पर वोट अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। निर्दलीय विधायकों को अपने मतपत्र किसी को भी दिखाने से मना किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम के नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर घोषित किया गया है और इस मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी में नागखा वंश के राजा नागशंकर ने कराया था। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो चर्चा का कारण क्या है? तो पूर्वोत्तर असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर घोषित किया गया है। गौरतलब है कि यह घोषणा 23 मई 2025 को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में की गई थी। नागशंकर मंदिर के बारे में बात करें तो यह मंदिर असम के विश्वनाथ जिले में तेजपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर सूटिया शहर के पास स्थित है। इसका निर्माण 4वीं शताब्दी में नागखा वंश के राजा नागशंकर ने कराया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ कछुओं को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। मंदिर परिसर में एक बड़ा तालाब है जिसमें लगभग 200 से 300 कछुए रहते हैं, जिनमें ब्लैक शाफ्ट सेल जैसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुए भी शामिल हैं। कछुए के बारे में बात करें तो कछुए एक सरीसृप हैं जो अपनी पसलियों से विकसित एक उपास्थि कवच द्वारा पहचाने जाते हैं, जो एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। अन्य कवचधारी प्राणियों के विपरीत कछुए अपने कवच को छोड़ नहीं सकते, न ही उससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यह उनके कंकाल का अभिन्न अंग है। कछुए मीठे पानी और समुद्र दोनों वातावरणों में रह सकते हैं। कछुए ठंडे खून वाले हैं, यानी एक्टोथर्मिक प्रजाति हैं, यानी वे गर्म और ठंडे वातावरण के बीच घूमकर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य बाह्य तापी जीवों जैसे कि कीड़े, मछली और उभयचरों की तरह इनमें धीमी चयापचय क्रिया होती है तथा ये भोजन या पानी के बिना भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। भारत में कछुओं की स्थिति की बात करें तो भारत में मीठे जल के कछुओं की 30 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 26 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। भारत में समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियां भी पाई जाती हैं।
ऑलिव रिडले, ग्रीन लॉगरहेड, हॉग्सबिल, लेदरबैक, ये सभी WPA 1900 यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं। संरक्षण स्थिति IUCN रेड लिस्ट के अनुसार बात करें तो ऑलिव रिडले, लॉगरहेड और लेदरबैक सुभेद्य के श्रेणी में है। ग्रीन टर्टल लुप्तप्राय के श्रेणी में है। हॉग्सबिल टर्टल गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में है। और संरक्षण प्रयास भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश कुकरैल लखनऊ में अवस्थित है। वहाँ पर सारनाथ, वाराणसी, चंबल, इटावा और प्रयागराज में 30 किलोमीटर के कछुआ अभ्यारण्य में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करके कछुओं के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन प्रयासों को और मजबूती देने हेतु पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नदी माला के तट पर एक कछुआ संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसे कैंपा द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस की थीम क्या है? तो शांति स्थापना का भविष्य, शांति और समृद्धि, प्रगति के लिए समझौता, सेवा के माध्यम से शक्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, शांति और स्थापना का भविष्य, शांति स्थापना का भविष्य। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस 2025 भारतीय योगदान और सम्मान की बात करें तो इस अवसर पर 2 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत डैग हैमस्कोल्ड पदक से सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन हैं 2 लोग? तो ब्रिगेडियर जनरल अमित झा जो UN डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स में सेवारत थे। वहीं हवलदार संजय सिंह जो MONUSCO यानी मोनुस्को कांगो में संयुक्त राष्ट्र स्थिरीकरण मिशन में तैनात थे। इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 29 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया जाएगा, यानी आज ही के दिन दिया जाएगा। भारत UN पीस कीपिंग में चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश है। वर्तमान में भारत के 5300 से अधिक सैन्य और पुलिसकर्मी UN शांति अभियानों में तैनात हैं, जैसे मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो, लेबनान, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और पश्चिमी सहारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो MJO मैडन जूलियन दोलन, ठीक है, मैडन जूलियन ऑसिलेशन भी बोलते हैं इसे, का दोलन क्या है? तो यह एक समुद्री तूफान है, एक स्थिर उच्च दबाव क्षेत्र है, एक गतिशील मौसम प्रणाली जो बादल, हवा और दबाव के साथ घूमती है, एक प्रवृत्ति वायु प्रवाह है। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और भारत के मानसून को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो MJO है क्या? तो MJO मैडन जूलियन दोलन एक गतिशील मौसम प्रणाली, हवा, बादल और दबाव वाला एक मौसमी घटना है। तो यह प्रणाली भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती रहती है और साथ में वर्षा बारिश भी लाती है। इसका नाम 2 वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा है, रोलैंड मैडन और पॉल जूलियन के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिन्होंने 1971 में इसे पहचाना था। इसके मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह प्रणाली पूर्व की ओर गति करती है और इसकी गति लगभग 3 से 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह आमतौर पर 30 से 60 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाती है, लेकिन कभी कभी इसे 90 दिन भी लग सकते हैं। MJO आमतौर पर 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारी पृथ्वी है और बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री पर, तो यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के मध्य जो है ये MJO प्रभावित होता है। इसके 2 स्थिति होते हैं, एक होता है एक्टिव फेज, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस दौरान औसत से अधिक वर्षा होती है, और दूसरा होता है सुप्रेसिव फेज यानी दबा हुआ चरण, इस दौरान कम वर्षा होती है या सूखे जैसे हालात बनते हैं। यह सक्रिय चरण के बाद आमतौर पर एक कमज़ोर या दबा हुआ चरण आता है।
एक मौसम में कई एमजेओ घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि इसका चक्र छोटा यानी 30 से 60 दिन होता है। एमजेओ और एल नीनो का संबंध भी होता है। एमजेओ और एल नीनो के बीच कुछ हद तक संबंध पाया गया है। मजबूत एल नीनो वर्षों के में अक्सर मजबूत एमजेओ गतिविधि देखी जाती है। हालांकि यह संबंध पूर्णतः निश्चित नहीं है, यानी हर एल नीनो वर्ष में एमजेओ प्रभाव जरूरी नहीं है। आमतौर पर मजबूत एल नीनो भारत में कमज़ोर मानसून से जुड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में एफडीआई प्राप्त करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा था? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत में एफडीआई प्रवाह फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में यह भी रिपोर्ट आई है। तो भारत में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुल 81.04 बिलियन का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई प्राप्त किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है। सेवा क्षेत्र में 40.77% की वृद्धि के साथ 9.35 बिलियन एफडीआई आकर्षित किया और कुल एफडीआई का 19% हिस्सा इसी क्षेत्र में गया है। इसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र 16% तथा व्यापार ट्रेडिंग में 8% रहा है एफडीआई प्रवाह। निर्माण क्षेत्र में एफडीआई की बात करें तो 18% से बढ़ करके 19.04 बिलियन हो गया है, जो पिछले वर्ष 16.12 बिलियन था। क्षेत्रीय और वैश्विक रुझान की बात करें तो राज्यवार स्थिति बात करें तो एफडीआई में हिस्सेदारी तो महाराष्ट्र पहले पायदान पर है 39% के साथ, कर्नाटक 13% के साथ दूसरे पायदान पर है और वहीं दिल्ली 12% के साथ तीसरे पायदान पर है। देशवार स्रोत की बात करें तो सिंगापुर 30% के साथ पहले पायदान पर है, दूसरे स्थान पर मॉरिशस है जो कि 17% एफडीआई प्राप्त किया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका 11% एफडीआई प्राप्त करके तीसरे पायदान पर बना हुआ है। 2014 से 25 की अवधि में भारत में कुल 748.78 बिलियन एफडीआई का आकर्षित किया है। यह कुल 25 वर्षों यानी 2000 से 2025 में आए 1072.36 बिलियन के एफडीआई का लगभग 70% है। एफडीआई स्रोत देशों की संख्या फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में 89 से बढ़कर के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 112 हो गई है। एफडीआई सुधारों में प्रमुख नीतिगत बदलाव हुआ है। 2014 से 19 के बीच में रक्षा, बीमा, पेंशन, निर्माण, विमानन और सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई सीमा बढ़ाई गई। 2019-24 के मध्य कोल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से अनुमति मिली है। वहीं 2025 बजट प्रस्ताव में ऐसी कंपनियों के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% जो भारत में ही पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं उन्हें कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो हाई कोर्ट में अनुच्छेद 217 के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को झारखंड उच्चतम न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है, इसीलिए प्रमुख रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं अनुच्छेद 217 क्या कहता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इसमें मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। अब ये देखिए, इसका कोलेजियम प्रणाली का वर्णन संविधान में नहीं है। कोलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की पद्धति को संदर्भित करती है। संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इसका विकास हुआ है।
इसके संगठन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम की बात करें जब, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं जो सिफारिश करते हैं। वहीं उच्च न्यायालय कोलेजियम में इसका नेतृत्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस कार्यक्रम के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए कह रहा है तेजस MK2 कार्यक्रम, ऑप्शन बी कह रहा है राफेल खरीद कार्यक्रम, ऑप्शन सी कह रहा है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम और ऑप्शन डी कह रहा है ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। तो AMCA कार्यक्रम की स्वीकृति और क्रियान्वयन को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी है। परियोजना भारत में ही 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ युक्त फाइटर जेट के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस कार्यक्रम को उद्योग साझेदारी के माध्यम से क्रियान्वित करेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आया है, ये स्टील्थ युक्त फाइटर जेट है। तो यह स्टील युक्त फाइटर जेट क्या होता है? तो फाइटर जेट तो आप समझ रहे होंगे। स्टील्थ युक्त क्या होता है? तो जब कोई भी राडार सिस्टम होता है, जब उसके क्षेत्र में कोई विमान आता है तो इंफ्रारेड का इस्तेमाल करके वो पहचान लेता है कि उसके क्षेत्र में कोई विमान आ रहा है, फाइटर जेट आ रहा है। लेकिन जब स्टील्थ युक्त टेक्नोलॉजी जब अपनाई जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो राडार है दुश्मन का, उसके पास संदेश नहीं मिल पाता है कि उसके क्षेत्र में कोई फाइटर जेट घुस रहा है। ठीक है, तो यही होता है स्टील्थ युक्त टेक्नोलॉजी। तो एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी इस कार्यक्रम को उद्योग साझेदारी के माध्यम से क्रियान्वित करेगी। एग्जीक्यूशन मॉडल के तहत सरकारी और निजी क्षेत्रों को समान अवसर मिलेंगे। बोली लगाने वाली कंपनियों भारतीय कानूनों के अनुरूप भारतीय कंपनियां होनी चाहिए। परियोजना की प्रारंभिक विकास लागत का अनुमान लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2024 में इस योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी थी। रणनीतिक और स्वदेशी विकास होगा। तो AMCA एक मध्यम वजन वाला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा जिसमें गुप्तता और गहरी मारक क्षमता होगी। कार्यक्रम वायु क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यानी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उद्देश्य क्या होगा? तो देसी विशेषज्ञता और क्षमताओं का उपयोग करके स्वदेशी एरोस्पेस उद्योगों को मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना ने अपनी दीर्घकालिक आवश्यकताओं को देखते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है और हल्के लड़ाकू विमान तेजस की सफलता के बाद भारत का स्वदेशी उन्नत फाइटर जेट बनाने का आत्मविश्वास बढ़ा है। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। और आज के रिकॉर्डिंग में आपको बहुत सारा शोर भी सुनाई दे रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि मैं आउट ऑफ होम हूँ, यानी मैं कहीं बाहर हूँ और यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो माहौल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ही कोऑपरेट कीजिए, अपने तैयारी को गति दीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।